नमस्कार दोस्तों, टारगेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग RUHS एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, RUHS के जो एंट्रेंस एग्जाम हैं, जैसे हम लोग बात करें पर्टिकुलरली BSc नर्सिंग है आपका, चाहे वो BSc नर्सिंग हो या फिर पैरामेडिकल एग्जाम हो या फिर फार्मेसी का एग्जाम हो, बी और डी फार्मा के लिए, या फिर PPT का एग्जाम हो, उन सभी के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिनमें फिजिक्स चारों ही एग्जाम में पूछा जाता है, इन चारों एग्जाम के लिए जो फिजिक्स है का साथ में केमिस्ट्री और जहां पर BSc नर्सिंग के लिए बायो पूछी जाती है वहां पर बायो की क्लास, इनका जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट कर दिया गया है। के लिए अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वो दिया हुआ है, उन पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पर्टिकुलरली चारों ही एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका BSc नर्सिंग हो या फिर पैरामेडिकल हो या फिर PPT हो या फिर BOD फार्मा हो। इन चारों एग्जाम में लोग बात करें पर्टिकुलर BSc नर्सिंग की, तो यहाँ पर 12th का फिजिक्स का पोर्शन पूछा जाता है, जो 12th फिजिक्स में आप लोग पढ़ के आए हैं ये पूछा जाता है। पैरामेडिकल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 11th एंड 12th की कंबाइंड फिजिक्स है वो पूछी जाती है, साथ में 11th और 12th का केमिस्ट्री रहता है, और यहाँ पर 12th की बायो और 12th की ही केमिस्ट्री यहाँ पर पूछी जाती है। तो BSc नर्सिंग में जो है इसके टोटल 33 क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को जो टोटल 11th और 12th से मिला के टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। के लिए 1 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क रहता है। ये हम लोगों ने जो पहले एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखा था जिसमें हमने फॉर्म वॉर्म की बात करी थी, वहां पर भी उसका एनालिसिस करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो सिलेबस वगैरह, एग्जाम पैटर्न वगैरह, उनका भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, उस वीडियो से आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली किसी एक कोर्स के लिए स्टार्ट नहीं करके इनका एक कंबाइंड कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको 12th का फिजिक्स, यहाँ पर भी आपको 12th का फिजिक्स पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर जो 11th की फिजिक्स है उसके आपको अलग से वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और यहाँ पर पर्टिकुलरली जैसे 12th के फिजिक्स का आप कंप्लीट पोर्शन, तो उनका जो एनालिसिस करेंगे हम लोग, जो टॉपिक या थ्योरी पढ़ेंगे वो BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल सभी एग्जाम में जितनी थ्योरी पूछी जाती है उस थ्योरी का साथ में डिस्कशन है वो रखेंगे। तो यहाँ पर आपको 33 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर किया जाएगा और यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। तो साथ ही हम लोग 2014 से 2021 लास्ट ईयर तक जो भी एग्जाम हुए हैं एंट्रेंस के, उनमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका टॉपिक वाइज एनालिसिस भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। टॉपिक वाइज एनालिसिस में पर्टिकुलरली आप अगर यहाँ पर फिजिक्स का जो पोर्शन देखेंगे तो उसमें आपको BSc नर्सिंग के क्वेश्चन है वो ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12th फिजिक्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 12th की जो फिजिक्स है इसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1, जो आपके सिलेबस में दे रखा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के नाम से। पहली जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, फिजिक्स में अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन देख रहे हो तो यहाँ पर चाहे वो भी नर्सिंग का हो या पैरामेडिकल का हो या फिर फार्मेसी का हो, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है यूनिट का या फिर डायमेंशंस, यूनिट और डायमेंशंस। ये आप लोग जब 11th क्लास में जो
बेसिक फिजिक्स पढ़ के आते हो उसमें आपको यूनिट और डायमेंशंस, मात्रक व विमाएं, मात्रक व विमाएं, इस टॉपिक में आप लोग ये बेसिक सारी चीजें समझ के आए हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पर पर्टिकुलरली फॉर्मूला पता रहेगा तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से कवर कर पाओगे। जनरली जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये रहेगी, क्योंकि अगर वहाँ पर आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे थे और आपको लग रहा है कि आप अगर मेडिकल फील्ड में ही आना चाहते हैं तो आप जैसे पैरामेडिकल को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, वही चीज़ें पूछी जाती हैं। और नीट से बिलो लेवल का एक साथ ही अगर आप लोग आरपीवीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 11 सितंबर को जो एग्जाम है उसके लिए भी अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है यहाँ से एक यूनिट और डायमेंशन का पूछा जाएगा, और बाकी जो क्वेश्चन है जनरली यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं तो अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं वो थ्योरी बेस्ड होते हैं। नीट के जितना लेवल इन एग्जाम का नहीं रहता और काफी कम लेवल का रहेगा, लेकिन आप लोग जो प्रिपेयर कर चुके हो नीट के लिए उसमें अगर आप बेसिक वाले क्वेश्चंस देखेंगे तो यहाँ से आपको काफी हेल्प मिलेगी कि आपको एकदम से जो सिंपल वाले क्वेश्चन है थ्योरी बेस्ड वो क्वेश्चंस आपको नीट के कर लेने हैं, और साथ में आप लोग अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस भी करेंगे और उनके साथ जो थ्योरी होगी वो भी हम लोग डिस्कस है वो करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहला जो टॉपिक है, हालांकि इसमें 2014 से 2020 तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज, लेकिन लास्ट ईयर से यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है जिस टॉपिक को आप बोल रहे हैं विद्युत आवेश। देखिए बेटा, आवेश की हम लोग बात करें तो आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है के कारण पदार्थ किसी दूसरे आवेश को या तो आकर्षित कर सकता है या फिर प्रतिकर्षित कर सकता है। तो आवेश किसी पदार्थ की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। आवेश के जनरली आपने दो टाइप पढ़े हैं, उनमें आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि आवेश के जो प्रकार हैं, पहला जो प्रकार होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश जिसको हम बोल रहे हैं, और दूसरा जो प्रकार होता है वो ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज बोल रहे हैं। अब देखो, धनावेश का आपको पता होगा कि किसी भी वस्तु पर धनावेश कब आता है और ऋणावेश कब आता है। देखें कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन अगर ले लेती है तो उस पर ऋणावेश आता है। तो यहां पर हम पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता अगर होगी किसी वस्तु के पास, इलेक्ट्रॉन की अधिकता प्रोटॉन की तुलना में, उसके पॉजिटिव चार्ज की तुलना में अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो उस पे धनावेश आएगा। अगर यही आप बात करें इलेक्ट्रॉन की कमी हो प्रोटॉन की तुलना में, इलेक्ट्रॉन की कमी हो प्रोटॉन की तुलना में, तो जो वस्तु है वो धनावेशित। अब सोचो, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित कण होता है। अगर किसी वस्तु के पास ऋणावेशित कण आ रहा है, का मतलब ये हुआ कि उस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उस पे नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता वहां पर होती जा रही है, तो वस्तु ऋणावेशित होती जा रही है। और पहला ये इनका जो डिफरेंस आपके पास हो गया वो हो गया कि इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता होगी तो आपके पास वस्तु ऋणावेशित चार्ज हो जाएगी, अगर धनावेश की अधिकता होगी तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी को हम धनावेश बोलेंगे। दूसरी चीज, अगर इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो आप लोगों को याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना तो आवेश होता है और कितना उसका द्रव्यमान होता है। ये दो डेटा आपको याद रखने हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करेंगे तो ऋण आवेश होता है और उसकी वैल्यू होती है 1.6 पावर -19 कूलाम। आवेश की जो इकाई होगी वो यहाँ पर कूलाम होगी, एम्पियर इंटू सेकेंड भी इसको बोला जा सकता है। द्रव्यमान की बात करेंगे तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। तो देखिए, हमने बात करी कि ऋण आवेश जो होता है अगर ये अधिक आ रहा है
कोई भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब उसका द्रव्यमान बढ़ेगा या कम होगा, वो आपको बताना है कि यहाँ पर इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। क्लियर है बेटा ये? तो देखिए नेक्स्ट, पहले इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसका मतलब इसका वस्तु का द्रव्यमान घटता जाएगा। तो यहाँ पर इस वस्तु का द्रव्यमान, अगर कोई वस्तु धनावेशित हो जाती है तो वहां पर उस पे इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाते हैं, तो उसका द्रव्यमान घट जाता है। दूसरा, इसके आकार की बात करें। अगर इसके आकार की हम लोग बात करें तो कोई भी वस्तु है, उस पे इलेक्ट्रॉन अगर आते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर एटम में हम लोगों को सेल की काउंटिंग भी बढ़ानी पड़े, या इलेक्ट्रॉन जो अंदर के कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे प्रतिकर्षण लगाते हैं, जिससे उनका आकार जो है वो भी बढ़ेगा। ध्यान आपको रखना है कि जब ऋणावेशित होती है तो इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं, द्रव्यमान भी बढ़ता है और उसका आकार भी बढ़ता है। और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पर आकार भी कम होता है, आकार भी घटेगा, द्रव्यमान भी घटेगा और इलेक्ट्रॉनों की भी कमी होगी। किसी वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इनमें, हालांकि नीट में ये जो दोनों क्वेश्चन है वो काफी बार पूछे जाते हैं, लेकिन अभी जो है आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन जो है वो काफी इंपोर्टेंस रखते हैं कि अगर कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा या कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये आवेश के प्रकार की बात हो गई। साथ ही हम लोग इलेक्ट्रॉन का ये डेटा देख चुके हैं। आवेश जो होता है इसका 1.6 × 10⁻⁻19 होता है और इसका जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। अगर हम बात करें विशिष्ट आवेश की, एक टर्म आती है विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश का जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो ये होता है, आवेश बटे द्रव्यमान। एकांक द्रव्यमान का आवेश ही उस वस्तु का विशिष्ट आवेश कहलाता है। जनरली हम इसको Q/m से रिप्रेजेंट करते हैं। Q यहां पर चार्ज हो जाएगा और m इसका मास हो जाएगा। तो विशिष्ट आवेश हम इसको लिखें, स्पेसिफिक चार्ज भी हम लोग बोल सकते हैं। तो स्पेसिफिक चार्ज की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक चार्ज यहां पर आवेश बटे द्रव्यमान हो जाएगा। अगर दूसरे किसी कण के लिए बात करें कि जो परमाणु होता है, देखो इसमें 3 कण पाए जाते हैं। तीनों कणों को एक बार हम देख लेते हैं। परमाणु में 3 मूलभूत कण होते हैं। एक को इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, एक को प्रोटॉन बोला जाता है, एक को न्यूट्रॉन बोला जाता है। ये इसके परमाणु के मूलभूत कण हैं। इन मूलभूत कणों का बेसिक आपको कुछ याद रखना है जो आपको काफी जगह हेल्प करेगा। और ये जो टॉपिक आता है एटम वाला, ये आपको फिजिक्स में भी पूछा जाता है और केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है। तो ये एक टॉपिक जो है वो जब हम पढ़ेंगे तो एक तीर से 2 शिकार करना सीखेंगे। फिजिक्स का भी पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा, केमिस्ट्री का पोर्शन भी आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, ताकि दोनों तरीके के क्वेश्चंस को आप यहाँ पर हैंडल कर पाओ। इलेक्ट्रॉन जो होता है, पहले तो आपको इनकी खोज का याद रखना है कि इनकी डिस्कवरी किसने करी है। तो प्रोटॉन जो होता है इसकी डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो रदरफोर्ड को जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसकी जो डिस्कवरी करी है वो थॉमसन ने करी है, और जो न्यूट्रॉन है इसकी जो डिस्कवरी है वो जेम्स चैडविक ने करी। आपको 3 चीजें, 3 साइंटिस्ट के आपको नाम याद करने हैं। ऐसे साइंटिस्ट के नाम वाला क्वेश्चन जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो बायो के केस में भी आपको नहीं देखने को मिलता। तो आपको एक तो ये चीजें याद रखनी है। इनको आप अगर याद रखना चाहो तो आप पेन RTC करके याद रख सकते हैं। NR, प्रोटॉन की रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन और न्यूट्रॉन की चैडविक। यहां से आप लोग इसको तीनों जो साइंटिस्ट के नाम है वो याद कर सकते हो। दूसरे डेटा की बात करें तो हमें इनके आवेश का डिस्कशन करना है। आवेश की बात करेंगे
एक तो आवेश की प्रकृति की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता वो उदासीन होता है। तो यहाँ पर इस पे किसी भी टाइप का चार्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही वैल्यू की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी मैंने आपको बताया था, ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। नोट कर ले बेटा इसको, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट नहीं कर रहे हैं तो। देखिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम सेम चार्ज होता है प्रोटॉन पे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है और उसका जो डेटा है वो एक का माइनस होता है एक का प्लस होता है, बस यही आपको डिफरेंस इनमें देखने को मिलेगा। इस पे ऋणावेश है और इस पे धनावेश होता है। दूसरा बात करें इनके मास की, इनके द्रव्यमान की। इनके द्रव्यमान की बात करें तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम है। और यहाँ पर हम बात करें प्रोटॉन की तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.6725 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। अगर आप ग्राम में लिखोगे तो 10 की पावर माइनस 24 हो जाएगा, इसका 28 हो जाएगा। इनका और इनका जो द्रव्यमान होता है वो लगभग बराबर होता है। एक हल्का सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, वो होता है 1.6749 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो यहाँ पर आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ कि इन दोनों का मास अप्रोक्स इक्वल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के केस में। लेकिन एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है कि प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में हल्का सा कम होता है, तो वो स्टेटमेंट आपका सही होगा। जनरली हम इस डेटा को भी 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे और इसको भी 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे। लेकिन एक्यूरेट अगर डेटा की बात करेंगे हम लोग जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पर मैं बताऊंगा इसको 1.007 AMU लेना है और इसको हम 1.008 AMU लेंगे। वहां पर बेटा देखो एनर्जी का जब डिस्कशन हम करेंगे तो यही जो चीज है वो आपके लिए काफी डिफरेंस क्रिएट करेगी कि एक का डेटा आपको 1.007 AMU मिलेगा और दूसरा आपको 1.008 AMU मिलेगा। तो ये परमाणु के तीन जो मौलिक कण हैं, मूलभूत कण हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, या इन्हें को यूनिवर्सल पार्टिकल बोल सकते हैं, फंडामेंटल। तो इन तीनों का जो कंपैरिजन आपको देखना है वो एक तो इनकी डिस्कवरी का देखना है, एक इनके आवेश की प्रकृति का देखना है कि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। द्रव्यमान की बात करेंगे तो एक आपको द्रव्यमान का डेटा भी देख लेना है। तो ये परमाणु के मूलभूत कण आपको दोबारा भी बताए जाएंगे जब हम लोग एटम वाला चैप्टर है वो पढ़ रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलरली अलग से भी मैंने बताया है यहाँ पर। अब जो आवेश होता है इसके कुछ प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करेंगे। आवेश कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो चीज भी देखेंगे, वो बेसिक नॉलेज आपको इसका होना चाहिए। आवेश की सबसे पहले इकाई की बात करें, यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट जो होती है वो कूलम होती है। और आपने एक करंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा I = Q/T। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो यहां से Q = क्या हो जाएगा आपके पास I × T। और यहां पर इसकी इकाई की आप बात करेंगे तो देखो आपको करंट का पता है कि ये एक मूलभूत राशि है और इसकी इकाई एम्पियर होती है और समय भी अपने आप में एक मूलभूत इकाई है, इसकी इकाई सेकंड होती है। तो एम्पियर इंटू सेकंड भी हम इसकी यूनिट है वो लिख सकते हैं। तो इसकी इकाई दूसरी हो जाएगी एम्पियर इंटू सेकंड। अगर इसके विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र होता है बेटा इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका। इसमें हम 7 जो अपने मूलभूत राशियां हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उन्हीं में हम इनको मेजर करते हैं। जैसे एम्पियर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं,
टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों एक एक बार आपके पास आ रहे हैं। इसका मतलब जो आवेश है इसका विमीय सूत्र आपके सामने A1 T1 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आवेश इकाई और इसकी आपने बात करी। अब हम आवेश की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। आवेश के क्या क्या गुण होते हैं। तो आवेश की गुणधर्म या प्रॉपर्टीज की बात करें जो आपको एग्जाम में याद रखनी है। एक तो आपको जनरली योज्यता, तो हम एडिटिविटी बोल रहे हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकंड आपको ध्यान रखना है कंजर्वेशन, संरक्षण, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश को संरक्षित, आवेश है वो संरक्षित रहता है, ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसको बोल रहे हैं। क्वेश्चन जनरली पूछता है तो ये पूछ सकता है कि आवेश संरक्षित रहता है, ये वाला पॉइंट आपको देखना है। तीसरी चीज ये अदिश राशि होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए उनको स्केलर क्वांटिटीज हम लोग बोल सकते हैं। एक आवेश को जब हम उत्पन्न और नष्ट नहीं कर सकते तो एक क्रम आई है अपने पास स्थानांतरण, कि आवेश एक स्थानांतरीय राशि होती है। चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल क्वांटिटी। ट्रांसफरेबल चार्ज को हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो हम लोग अभी मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, आवेशन की विधियां वहां पर आपको बताई जाएंगे। तो चार आपने देखा है, योज्यता देख लिया, अदिश राशि देख लिया, संरक्षण देख लिया, और एक आपने देखा है कि एक स्थानांतरित राशि है। पांचवी जो प्रॉपर्टी है इसकी वो इंपॉर्टेंट है और यहां से ही क्वेश्चन आएगा, वो है क्वांटीकरण। कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है और इसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में या तो आप चार्ज है वो दे सकते हो। अभी आपने जब चार्ज के पार्टिकल की बात करी तो ये देखा था कोई भी वस्तु है तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना हो तो आप मिनिमम या तो उसको एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या उससे एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के मल्टीपल की फॉर्म में, और ये जो n है वो एक कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए, इसकी फॉर्म में ही आप चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन जब आप किसी वस्तु को देते हो तो वो ऋण आवेशित हो जाती है, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन आप निकालते हो तो धन आवेशित हो जाती है। तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव जो वैल्यू है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव कब आएगा चार्ज? जब वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तब नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो नेगेटिव चार्ज आता है, और जब वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। और यहां पर ई की बात करें, ई जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश यहां पर हो जाएगा। और n जो होता है वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा वो पहला क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे पूछ सकता है, यह है इलेक्ट्रॉन की संख्या, लेकिन कंडीशन इसकी ये है कि ये एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर आप बोलो कि किसी को 4.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें वो पॉसिबल नहीं होगा, किसी को 1/4 इलेक्ट्रॉन दे दें वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन इस पे बन सकता है वो आपको पर्टिकुलर कोई चार्ज दे देगा और उसको जब आप सोल्व करके देखेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर अपूर्णांक आ रही है या कोई भी भिन्नांक आ रहा है, कोई भी रेशनल वैल्यू आ रही है रेशियो में या फिर डेसिमल सिस्टम में कोई भी वैल्यू आ रही है तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। अभी एक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको, और वो क्वेश्चन ये था कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। एक कूलम आवेश में आपको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो कैलकुलेट कर लेनी है। तो एक कूलम आवेश आपको दे रखा है,
अब आपके पास फॉर्मूला जो है वो है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो यहां से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करवा रहा है, प्लस माइनस NE। आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, ऐसा आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है 1 कूलम, दूसरा n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 19 कूलम। जब आपको याद रहेगा तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश याद कर लेना चाहिए, और ये 1 कूलम डिवाइड बाई 1.6 19 कूलम। इसको आपको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे बेटा, ये 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड में है, पर चली जाएगी तो 10 की पावर 19, इसको आप 10 इंटू 10 की पावर 18 लिख सकते हैं, और डिवाइड में आपके पास बच रहा है 1.6। और 10 में आप जब 1.6 को डिवाइड करते हैं तो जो डेटा आपके पास आएगा वो आएगा 6.25 और पावर 10 की पावर 18। ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपके पास आ जाएगी, और फाइनल आंसर जो है आपका वो हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसमें कैलकुलेट कर लेनी है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को वो आपको चेंज करके पूछना चाहे तो वो ऐसे पूछ सकता है बेटा कि अगर आपको ये 1 कूलम जो डेटा दे रखा है इसकी जगह आपको 100 कूलम पूछ लिया, तो आपको पर्टिकुलर इसकी जगह 100 कूलम पुट करना है, मतलब जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो 100 कूलम आएगी, तो 100 कूलम यहाँ पर एक्स्ट्रा बचेगा। इसको आपने पूरे डेटा को सोल्व कर रखा है, इसका मतलब जो वैल्यू है उसको आपको इसी वैल्यू को 6.25 इंटू 10 की पावर 18 को 100 से गुणा कर देना है। तो जो भी चार्ज आपको देता है उससे आप चार्ज को गुणा करके भी वैल्यूज है वो फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आपको पूछा कि 1/6 कूलम आवेश आपको देना है, तो 1/6 गुणा 6.25 तो 10 की पावर 18। जो भी आपको चार्ज का डेटा देता है कि कितना चार्ज आपको ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए एक फॉर्मूला लिख लो। दिए गए आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए दिए गए आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए आवेश संख्या जो है उसका फॉर्मूला हो जाएगा संख्या बराबर दिया गया आवेश और 1 कूलम आवेश कूलम में दिया गया आवेश में आपको पुट करना है कूलम में, और इसकी संख्या को आपको गुणा कर देना है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 से। इसकी कोई यूनिट आपके पास नहीं होगी क्योंकि ये संख्या जो होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट जो है आपके पास, एक तो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाता है कि दिए गए आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट एक टॉपिक और है, इसमें एक पूछा जाता है आपको आवेशन की विधियां। यहाँ पर ज्यादा डीपली नहीं पूछेगा, सिर्फ इन विधियों के नाम पूछ सकता है, इनमें क्या होता है क्या नहीं होता ऐसा तो यहाँ पर नहीं पूछा जाता है, फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आवेशन की जो पहली विधि है वो है घर्षण द्वारा बाय फ्रिक्शन। सेकंड जो है वो है आपके सामने चालन बाय कंडक्शन, और तीसरी है प्रेरण बाय इंडक्शन। 3 विधियां आपको इसमें पढ़नी है। घर्षण की हम लोग बात करें कि जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रब किया जाता है, एक दूसरे पे रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। आप लोगों ने ये जाना था कि कौन सी वस्तु से कौन सी में जाएंगे, तो ध्यान आपको अगर पॉइंट रखना हो तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट तो याद रखना है कि वस्तुओं के मध्य भौतिक संपर्क होगा। पहला पॉइंट तो ये पूछा जाता है कि यहाँ पर इनके बीच
फिजिकल कांटेक्ट होता है या नहीं होता। तो फ्रिक्शन के लिए आप देख रहे हैं तो वहां पर दोनों वस्तुओं के बीच में भौतिक संपर्क होता है। और दूसरा आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछ सकता है कि कम कार्यफलन वाली वस्तु जो है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल देती, इस मेटल का कार्यफलन कम होगा, किसी वस्तु का कार्यफलन कम होगा तो इसमें कम कार्यफलन वाली वस्तु इलेक्ट्रॉन नहीं जल्दी निकाल देगी, इसलिए वो तो धनावेशित हो जाती है। और अधिक कार्यफलन वाली, अधिक वर्क फंक्शन वाली जो ऑब्जेक्ट है उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जिसने आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला, उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पर कम कार्यफलन वाली वस्तु से इलेक्ट्रॉन अधिक कार्यफलन वाली वस्तु की तरफ जाएगा। इसका मतलब कम कार्यफलन वाली पॉजिटिव हो जाएगी, अधिक कार्यफलन वाली वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। सेकंड जो पॉइंट आपका वो है चालन, कि जब दो वस्तुओं को आपस में अगर हम फिजिकल कांटेक्ट करा देते हैं, दो ऑब्जेक्ट को आपस में अटैच कर देते हैं तो अधिक विभव से कम विभव की तरफ, यहाँ पर किसी तार की सहायता से या कोई चालक वस्तु की सहायता से या दोनों का फिजिकल कांटेक्ट करा देते हैं, दोनों को टच कराते हैं तो वहां पर इनका भौतिक संपर्क होगा। और इनका भौतिक संपर्क कराकर भी हम इनको आवेशित कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट कंडक्शन। और कहां से कहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है आपका, तो इसका ध्यान रखना है, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, अधिक विभव से कम विभव की ओर, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज यहां पर ट्रांसफर है वो होगा। तीसरा आपको देखना है इंडक्शन। वाया इंडक्शन जब हम बात करें प्रेरण के द्वारा, तो प्रेरण में क्या होता है, पहले से आपके पास एक आवेशित वस्तु होती है जिसको आप किसी उदासीन वस्तु के पास में लेके आते हो, और जो पहले से आवेशित जो वस्तु होती है इसको इंड्यूसर बोला जाता है, प्रेरक बोलते हैं। मान लो ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है कोई पार्टिकल, इसको अगर किसी उदासीन वस्तु के पास लेकर आएंगे तो यहाँ पर ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और इसके जो प्रोटॉन्स हैं उनको प्रतिकर्षित करेगी, जिससे पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड चला जाएगा। अगर इसी प्रेरक को हम इसके साथ में ही रखते हुए इस वाले सारे के सारे चार्ज को अगर अर्थिंग कर देते हैं, ग्राउंड में भेज देते हैं, तो ये पॉजिटिव सारा गायब हो जाएगा। और बाद में जब हम देखेंगे तो यहाँ से अगर इस इंड्यूसर को हम हटा लेंगे तो उस केस में ये जो नेगेटिव चार्ज था ये सारी वस्तु पर एक समान रूप से वितरित है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम विपरीत प्रकृति का आवेश ट्रांसफर कर सकते हैं, जनरेट नहीं कर सकते। प्रेरक अगर अपने पास पॉजिटिव है तो जो नया आवेश आएगा वो नेगेटिव वाला होगा, और अगर हमारे पास प्रेरक नेगेटिव नेचर का है तो जो आवेश आएगा वो पॉजिटिव वाला होगा। तो आपको यहाँ पर ये देख लेना है और ध्यान ये रखना है कि कभी भी इस प्रेरक से ज्यादा आवेश प्रेरण द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर दोनों वस्तुओं के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, तो यहाँ पर भौतिक संपर्क नहीं होता, दोनों वस्तुओं के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, यहाँ पर भौतिक संपर्क नहीं हुआ है। दूसरी चीज हम बात करें वो ये है, आपके पास कांटेक्ट यहाँ पर नहीं हुआ है और विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। हमेशा विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे पॉजिटिव इंड्यूसर होगा तो नेगेटिव चार्ज, और प्रेरक से अधिक आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता, प्रेरक से अधिक आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता, प्रेरक से अधिक आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। और इसमें देखो तीन विधियां आपने पढ़ी है, रिकेप कर लो जल्दी से थोड़ा सा इसको। पहला आपने पढ़ा है घर्षण, जिसमें आपने देखा है कि यहाँ पर भौतिक संपर्क होता है और कम कार्यफलन वाली वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर अधिक कार्यफलन वाली वस्तु को चले जाते हैं। दूसरा आपने पढ़ा है कंडक्शन, जिसमें दो वस्तुओं को अगर किसी माध्यम से अगर अटैच कर दिया जाए, किसी भी चालक तार से जोड़ दिया जाए या दोनों ऑब्जेक्ट को टच करा दिया जाए, भौतिक संपर्क उनका करवा दिया जाए, तो अधिक विभव से कम विभव की तरफ आवेश का प्रवाह है वो हो सकता है, हायर वोल्टेज टू
लोअर वोल्टेज, करंट का फ्लो भी हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। यहाँ पर चार्ज की हम बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमेशा हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज आता है। नेगेटिव की बात करेंगे तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो सर्किट में लो वोल्टेज टू हायर वोल्टेज फ्लो करता है। इंडक्शन में हमने देखा है यहाँ पर भौतिक संपर्क नहीं होता। पहला अच्छा क्वेश्चन, भौतिक संपर्क नहीं होता तो बिना किसी वस्तु को अगर टच किए आवेशन करना हो तो हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? वाया इंडक्शन। और विपरीत प्रकृति का आवेश अगर उत्पन्न करना हो तो हम किससे कर सकते हैं? वो चालन में भी आएगा। तो चालन हम लोग जब संधारित्र पढ़ेंगे के साथ में मैं और बताऊंगा आपको कि विपरीत प्रकृति या समान प्रकृति का आवेश वहां पर कैसे आता था, और प्रेरक से अधिक आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ये 3 पॉइंट जो है वो आपको इसके ध्यान रखने हैं। कैसे इसका प्रोसीजर होता है सारा मैंने बताया। एक पॉइंट इसका और देख लो कि आवेश जो है कि अगर प्रकृति का निर्धारण करना हो आपको तो आवेश की प्रकृति का निर्धारण या आवेश का निर्धारण करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं। कोई भी भौतिक राशि होती है उसके मापन के लिए जनरली कोई ना कोई फिजिकल डिवाइस आपको देखने को मिलेगी। तो आवेश का जो निर्धारण करने के लिए हम जो युक्ति या डिवाइस यूज करते हैं उस डिवाइस का नाम होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये भी आपको याद कर लेना है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, हिंदी में इसको बोल रहे हैं गोल्ड को स्वर्ण पत्ती विद्युत दर्शी का यूज करके भी हम लोग आवेश की प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं। जनरली ये सिर्फ ये बताने के लिए काम आती है जो दिया गया आवेश है वो धनावेशित है या ऋणावेशित है, उसके लिए हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं। लिखा होगा ये पॉइंट आपने। देखो नेक्स्ट जो सेकंड जो टॉपिक आता है आपका वो आता है कूलॉम का नियम, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और थोड़ी देर में आपको एक क्लास और मिलेगी, पर्टिकुलरली आपको विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र वाले में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में उन सभी का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको करवाया है वो जाएगा। इसके लिए आपको जो है 2 छोटे छोटे काम करने हैं। वीडियो को लाइक करते रहना है, दोस्तों के साथ शेयर करते रहना है, और अगर आपकी इच्छा हो कि आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो आपको सब्सक्राइब यहाँ पर कर लेना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास कूलॉम के साथ में। आपको कूलॉम का नियम जो है वो नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर मिलेगा, तो जुड़े रहिए टारगेट पॉइंट के साथ। धन्यवाद।